हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी ब्रेकडाउन। मैं हूं आपकी एजुकेटर हिमांशी और आज हम पढ़ेंगे। आज हमारा नेक्स्ट क्लास है, आज हमारी सेकंड क्लास है। कल हमने पढ़ा था अबाउट न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन और आज हम पढ़ेंगे अबाउट रेस्पिरेशन। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। चलिए, जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी है तो मेक श्योर आप पहले फर्स्ट क्लास देखें, न्यूट्रिशन डाइजेशन देखें और फिर ये क्लास कंटिन्यू करें। ओके, चलिए। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड अबाउट रेस्पिरेशन। चलिए, रेस्पिरेशन क्या होता है बता सकता है कोई कि रेस्पिरेशन क्या हो सकता है? चलिए, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, है ना। ब्रीदिंग एक अलग टर्म है, रेस्पिरेशन एक अलग टर्म है ना। ब्रीदिंग इज व्हाट वी कॉल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, है ना। बहुत लोग रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग से कंफ्यूज कर लेते हैं कि हम जो सांस अंदर लेते हैं और बाहर एक्सहेल करते हैं, है ना। द एयर वी टेक इन which is inhalation and the air we exhale out, उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। लेकिन जो रेस्पिरेशन है ये एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये कहाँ होता है? इट टेक्स प्लेस इनसाइड आवर सेल्स, हमारे सेल्स में होता है। ठीक बात। चलिए, तो देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी, है ना। लास्ट क्लास में हमने क्या देख लिया था कि फूड जितना भी था वो डाइजेस्ट हो गया था, है ना। डाइजेशन होने के बाद उनके सिंपल मॉलिक्यूल्स बन गए। ठीक, अब उन सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड से हमें एनर्जी कैसे मिलेगी उसके बारे में रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो सेल्स है उन फूड को क्या करेंगी? यूटिलाइज करेंगी और एनर्जी रिलीज करेंगी। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। सेल ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी, है ना। ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक बात। चलिए, अब ब्रीदिंग क्या होती है? टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम इनहेल करते हैं तो हम वेरियस गैसेस को इनहेल करते हैं जिसमें से ऑक्सीजन एक पार्ट है। ठीक है, और हम जब एक्सहेल करते हैं तो हम एयर एक्सहेल आउट करते हैं जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड उसका एक मेजर पार्ट प्ले करती है। ठीक, तो ब्रीदिंग इज नॉर्मली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में हम क्या इनहेल कर रहे हैं? ऑक्सीजन, है ना। और हम एक्सहेल आउट जब करते हैं तब हम क्या एक्सहेल आउट कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सहेल आउट। ठीक बात। और रेस्पिरेशन कैसा है? ये एक केमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग कैसी प्रोसेस है? एक फिजिकल प्रोसेस। आई बात समझ में? और रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है? इनसाइड आवर सेल्स। और ब्रीदिंग कौन कराता है? नोज एंड लंग्स, है ना। ब्रीदिंग हम किसकी वजह से कर पा रहे हैं? नोज की वजह से और लंग्स की वजह से। और रेस्पिरेशन हम किसकी वजह से कर पाते हैं? सेल्स की वजह से। आई बात समझ में? चलिए, और देख लेते हैं ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के बारे में। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक, जिसके अंदर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होता है। ठीक, इनहेलेशन ऑफ, हम क्या इनहेल कर रहे हैं? हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन। ठीक, हम ऑक्सीजन को तो इनहेल कर रहे हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल आउट कर रहे हैं। ठीक बात। इट हैपेंस इन लंग्स। कहाँ हो रही है ये प्रोसेस? लंग्स में, है ना। नोज एंड लंग्स में होती है ब्रीदिंग की प्रोसेस। चलिए, रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है? एक केमिकल प्रोसेस है। अकर्स इनसाइड सेल्स। सेल्स के अंदर क्या हो रहा है? जो फूड पार्टिकल है, जो फूड मॉलिक्यूल्स है, उनका ब्रेक डाउन हो रहा है और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना। हम जिस एनर्जी की बात कर रहे हैं कि एनर्जी रिलीज होगी, तो वो एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज होगी? एटीपी के फॉर्म में रिलीज होगी। अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 3 एडिनोसिन के मॉलिक्यूल्स और एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल। ठीक, सॉरी, एक एडेनिन का मॉलिक्यूल और 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल। ठीक बात। चलिए, सो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, क्या रिलीज हो रहा है रेस्पिरेशन में? क्या किस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है? एनर्जी का, एटीपी का फॉर्मेशन। ठीक बात। ब्रीदिंग सप्लाइज ऑक्सीजन। ब्रीदिंग से हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। बट रेस्पिरेशन यूजेस दैट ऑक्सीजन टू रिलीज। लेकिन रेस्पिरेशन में वही ऑक्सीजन हम यूज करते हैं और किसका रिलीज करते हैं? एनर्जी का प्रोडक्शन। आई बात समझ में कि ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होगा। ठीक, चलिए, अब हमने क्या देखेंगे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है। हमने ये देख लिया, मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन में क्या रिलीज होगा? एनर्जी रिलीज होगी, है ना। जो फूड मॉलिक्यूल्स है उनका ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी रिलीज होगी। तो वो कौन से फूड मॉलिक्यूल्स है जिनका ब्रेकडाउन होगा? ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और हमें इवेंचुअली एनर्जी।
तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और हमें इवेंचुअली एनर्जी मिलती है? ठीक, ऐसे दो प्रोसेसेस। ठीक, चलिए सबसे पहला प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में, हमने खाना खाया, हमारा खाना डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद सिंपल मॉलिक्यूल्स बन गए ना, सिंपल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स बने, फूड मॉलिक्यूल्स बने, उनका नाम होगा क्या? कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म इज ग्लूकोज, ठीक है, प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म इज अमाइनो एसिड, और फैट्स का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स मिले हैं हमें, सबका कन्वर्जन किस में होता है? ग्लूकोज में। जितना भी अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, वो सब किस में कन्वर्ट होते हैं? ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। ठीक, ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ठीक, ग्लूकोज कैसा मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, C6H12O6। कितने कार्बन मॉलिक्यूल है इसमें? 6। 6 कार्बन मॉलिक्यूल का एक कंपाउंड। ठीक, अब ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इनटू पायरुवेट। ठीक, अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इनटू पायरुवेट। पायरुवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल का 3 कार्बन मॉलिक्यूल सब्सटेंस है। ठीक बात? ठीक है, अब ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किसमें होगा? पायरुवेट में होगा। कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कौन सी प्रोसेस होती है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, है ना। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा किसमें? पायरुवेट में, मतलब 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। ठीक, और ये कहाँ होती है ये प्रोसेस? ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। किन के अंदर होती है? सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके अंदर ये प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस। और सब में कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। सारे प्लांट्स में होती है, सारे एनिमल्स में होती है, सारे बैक्टीरिया में। ठीक बात, ये ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ठीक बात, अब ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशन में। ठीक है, अगर उस ऑर्गेनिज्म के पास ऑक्सीजन है तो भी होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो भी होगा। ठीक, एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं एरोबिक, जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं। ठीक, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं एनएरोबिक। एनएरोबिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो विदाउट ऑक्सीजन में सर्वाइव करते हैं। विदाउट ऑक्सीजन वाले इन्वायरमेंट में इनका सर्वाइवल होगा। ठीक है, तो उनको हम बोल देते हैं एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स। और जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसमें सर्वाइव करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आई बात समझ में? तो ग्लाइकोलाइसिस दोनों उनमें होगा, दोनों ऑर्गेनिजम्स में होगा, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में भी और एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स में भी ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा। आई बात आपको समझ में? ठीक है, अभी जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो रहा है? पायरुवेट में। अब ये जो प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस का, इसमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हम बोल देंगे कि इसमें 2 एटीपी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी तो बनती है लेकिन थोड़ी कम अमाउंट में बनी। ठीक, एनर्जी हम मान लेते हैं कि इस प्रोसेस में, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में 2 एटीपी का जनरेशन होगा, 2 एटीपी का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, अब फर्दर क्या होगा? पायरुवेट बन गया। पायरुवेट कहाँ बना है? साइटोप्लाज्म में। अब फर्दर क्या होगा? एरोबिक एरोबिक ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर अलग प्रोसेस होगी, और जो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर अलग प्रोसेस। ठीक, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है? एरोबिक ऑर्गेनिजम्स है तो मतलब इनके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंट होगी, है ना, ऑक्सीजन इनके अंदर प्रेजेंट होगा। तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो पायरुवेट मॉलिक्यूल का कन्वर्जन अब किसमें होगा? पायरुवेट मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनएच। ठीक, और ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। क्या होगा इनके पास? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, मतलब ये है एरोब्स, है ना। एरोबिक कंडीशन है ये, एरोब्स है, तो इनके अंदर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी का जनरेशन होगा। क्या कौन सा मॉलिक्यूल टूट के बनाएगा? पायरुवेट। पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक, ये प्रोसेस जो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में होगी, हमारे अंदर होती है, ह्यूमंस में होती है, प्लांट्स में होती है ये प्रोसेस, है ना। और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी एनर्जी। 36 to 38 एटीपी का प्रोडक्शन होता है इसमें। आई बात समझ में? ठीक, अब होगा, अब हम देखते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जिन ऑर्गेनिजम्स में ऑक्सीजन की एब्सेंस है उनको हम क्या बोलते हैं? एनारोब्स। एन एरोब्स बोलेंगे उनको।
ठीक, एनारोब्स के अंदर क्या होता है, पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा इनटू एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। एथेनॉल एक तरीके का अल्कोहल है जिसमें 2 कार्बन की प्रेजेंस होती है। ठीक, 2 कार्बन मॉलिक्यूल का एक अल्कोहल है एथेनॉल, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी का प्रोडक्शन है। इसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो भी बहुत लिमिटेड होगी, बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगी। आई बात समझ में? इसके अंदर होगा ईस्ट के अंदर, ईस्ट जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर होगा, ईस्ट इज अ टाइप ऑफ फंगाई, उसके अंदर ये प्रोसेस होती है। ठीक, किसका प्रोडक्शन हो रहा है, एथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसको हम बोल देंगे, इस प्रोसेस को हम बोल देंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक बात, आई बात समझ में? ठीक, अब लैक ऑफ ऑक्सीजन है सपोज, लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आर द टू डिफरेंट थिंग्स, है ना। इसके अंदर तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती ही नहीं है, एनारोबिक कंडीशन में तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, कभी ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती ही नहीं, लेकिन लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, जिनमें जो एरोब्स होते हैं, जो हम ह्यूमंस होते हैं, उनके अंदर कभी कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, उस कंडीशन को हम बोल देंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जो एथलीट्स होते हैं या फिर नॉर्मली आप अगर बहुत ज्यादा किसी दिन रनिंग कर लो तो आपके मसल में क्रैम्प्स आने लगते हैं, है ना। वो क्रैम्प्स किसकी वजह से आते हैं, क्योंकि उन मसल्स तक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाए, है ना। आपके अंदर तो ऑक्सीजन है, आप तो ब्रेक ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, लेकिन आपके मसल्स तक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, है ना। तो क्या हुआ, एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है लैक ऑफ ऑक्सीजन, किसमें, इन आर मसल्स। उस टाइम पे क्या होता है, पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है, इस लैक्टिक एसिड के वजह से, ठीक है, लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से हमें क्रैम्प्स आने, ठीक है, हमारे मसल्स में किसका प्रोडक्शन होगा, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें क्रैम्प्स आते हैं। आई बात समझ में? लैक ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट किस में ब्रेकडाउन होता है, लैक्टिक एसिड में होगा, और इसमें भी जो एनर्जी बनती है वो थोड़ी कम एनर्जी। आई बात समझ? क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, 3 अलग अलग कंडीशन है, तीनों अलग अलग कंडीशन में अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है और अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक बात, चलो आ गई आपको बात समझ में कि ग्लूकोज का जब कैसे ब्रेकडाउन होगा और कौन सी कितनी एनर्जी कैसे बनती है। ठीक, चल मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये तो हमने देख लिया रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, हमने देख लिया कि रेस्पिरेशन इन एरोब्स एनारोब्स क्या था, हमने सिर्फ रेस्पिरेशन देख लिया। चल अब प्लांट्स क्या रेस्पायर करते हैं, क्या प्लांट्स को ऑक्सीजन की जरूरत है, बिल्कुल। क्या प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर, यस दे डू, प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं। प्लांट्स टेक्स इन ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स क्या करती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करती है, डिफ्यूज होती है। रेस्पिरेशन अकर इन ऑल प्लांट सेल्स, प्लांट की जितनी भी सेल्स हैं सबके अंदर रेस्पिरेशन होता है, और दिन और रात दोनों होता है ना, रात में भी होगा और दिन में भी होगा। ठीक, लेकिन कंडीशन क्या होती है ये देखते हैं कि दिन के टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मैंने आपको बताया था कि क्या होता है प्लांट्स के अंदर, फोटोसिंथेसिस होगा, है ना। प्लांट्स के अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है, जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, बाहर के रॉ मटेरियल से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अपने अंदर डिफ्यूज कराते हैं, और क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल अपना खाना खुद बना रहे हैं, है ना। तो ड्यूरिंग द डे ऐसी कंडीशन होती है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, है ना। ये बात हमने देखी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होता है टू अंदर, प्लांट्स के अंदर थ्रू द स्टोमेटा, है ना। स्टोमेटा के थ्रू क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर जा रही है, और प्लांट्स क्या बाहर डिफ्यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर डिफ्यूज आउट हो रहा है ना, एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो रहा है। ये कब, ये कौन सा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस कब हो रहा है, ड्यूरिंग द डे। लेकिन नाइट के टाइम कंडीशन अलग होती है। ठीक, ड्यूरिंग द नाइट क्या प्लांट्स रेस्पायर कर, क्या प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हैपेंस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना, लाइट की प्रेजेंस में ही होती है फोटोसिंथेसिस। तो क्या ड्यूरिंग द नाइट फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं होगा। ठीक, जब रात है तब फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करेंगे, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर रिलीज करते हैं, और ऑक्सीजन अंदर अपने अंदर डिफ्यूज आउट करते हैं। ठीक, डिफ्यूज इन करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं रात में पेड़ के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए। जितने भी बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पीपल, बैंयन, इनके जो ट्रीज होते हैं, इनके नीचे हमें रात को नहीं सोना चाहिए।
ठीक, क्यों नहीं सोना चाहिए? दिस इज द साइंटिफिक रीजन, क्योंकि रात को प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, इसीलिए हमें रात को बड़े बड़े पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, उनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है? सिंस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। क्या होता है, जो ऑक्सीजन है, जो अब जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन होगा वो डिसॉल्व फॉर्म में होगा, पानी में मिला हुआ होगा वो ऑक्सीजन, ठीक है। तो बाहर एयर के मुकाबले, एयर के कंपैरिजन में वाटर में जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है वो थोड़ी कम होती है, वो कम होती है। इसीलिए द रेट ऑफ ब्रीदिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर। इसीलिए जो ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं, ठीक। जो टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे हम हैं और अलग एनिमल्स हैं, वो हम धीरे धीरे इनहेल एक्सहेल करते हैं, हम धीरे धीरे ब्रीथ करते हैं। लेकिन वो एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं, एक्वेटिक कंडीशन में रहते हैं, जो पानी में रहते हैं, उनकी ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा होती है हमसे, ठीक। इनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग इज मच फास्टर। याद रखना कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग कैसी होती है, मच फास्टर होती है देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, उन ऑर्गेनिज्म से जो लैंड पे रहते हैं, ठीक। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ। फिशेस क्या करती हैं, अपने माउथ के थ्रू वाटर लेती हैं एंड फोर्स इट पास्ट द गिल्स वेयर द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजन किसके फॉर्म में है, पानी के अंदर डिसॉल्व्ड है, तो वाटर कैसे लेती हैं, थ्रू द माउथ लेती है और गिल्स के थ्रू बाहर छोड़ देती है पानी, ठीक है। माउथ से वाटर लेंगी अंदर, और जो उनका ऑक्सीजन होगा, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा, वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, और जितना भी वाटर बचा वो कहाँ होता है, गिल्स के थ्रू बाहर पास आउट हो जाए। ठीक बात, आई बात समझ में कि फिशेस कैसे ब्रीथ करती हैं, कैसे रिस्पायर करती हैं, ठीक। माउथ के थ्रू क्या करती हैं, वो वाटर लेती हैं अंदर, जितना भी वाटर के अंदर अब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा वो उनके ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, और जितना भी अनवांटेड या फिर जितना भी अनयूज्ड वाटर होता है वो गिल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक। चलिए चलिए अब हम देखेंगे अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन में कैसे रेस्पिरेशन होता है और कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। चलो तो बिगिन विद, सबसे पहले आती है नोज, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं नेजल पैसेज, ठीक। नोज एंड माउथ, माउथ कैविटी, माउथ से भी हम ब्रीथ कर सकते हैं, है ना, माउथ से भी हम जो हमारी एयर है वो इनहेल कर सकते हैं, ठीक। नेजल पैसेज एंड नोज। देन वी हैव फेरिंग्स। फेरिंग्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो नोज और माउथ को क्या करता है, फूड पाइप, जो विंड पाइप है उससे कनेक्ट करता है, ठीक। चलिए, लैरिंग्स, लैरिंग्स इज विंड पाइप, वॉइस बॉक्स, ठीक। सॉरी, लैरिंग्स इज वॉइस बॉक्स, है ना, एंड ट्रैकिया इज विंड पाइप। ट्रैकिया विंड पाइप होगा, और ट्रैकिया के ऊपर कार्टिलेज की रिंग बनी हुई होती है ना, ताकि ट्रैकिया क्या नहीं कोलैप्स ना कर जाए, इसीलिए उसके ऊपर रिंग्स बनी होती है, उसको हम बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक। फिर वी हैव टू लंग्स, हमारे दो लंग्स होते हैं। लंग्स किससे कवर्ड होते हैं, रिब्स के थ्रू कवर्ड होते हैं। दो लंग्स के बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक। जो हमारा ट्रैकिया है वो ट्रैकिया आगे जाके ब्रोंकियोल्स में एंड ब्रोंकाई में डिफरेंशिएट होगा, ठीक। ये एक विंड पाइप फर्दर जाके दो विंड पाइप में बाइफरकेट होंगी, डिफरेंशिएट होंगी, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, और दोनों ब्रोंकाई फर्दर और ब्रांचेस क्रिएट करेंगे जिसको हम बोलेंगे ब्रोंकियोल्स, है ना। दोनों लेफ्ट एंड राइट लंग में बहुत सारी ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई होंगी जिसको हम बोलेंगे ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के एंड पे बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक। बंच में प्रेजेंट होंगे, देखिए बहुत सारे एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, है ना, और ये ब्रांकियोल्स होते हैं। आई बात समझ में? और दोनों लंग्स के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम प्रेजेंट, ठीक। ये सारे ऑर्गन्स हैं, इन सारे ऑर्गन्स का फंक्शन और क्या स्ट्रक्चर होता है ये अब हम आगे डिस्कस करेंगे। चलो, सबसे पहला है नोज एंड नेजल कैविटी, ठीक। नोज, नोज एंड नेजल कैविटी, हमारी नोज है, नोज के अंदर कैविटी है ना, खाली स्पेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी बोलते हैं। द नोज सर्व्स एज द प्राइमरी एंट्री पॉइंट फॉर एयर, है ना, प्राइमरी एंट्री पॉइंट है, आप जितना भी एयर इनहेल करते हो, सांस जितनी भी अंदर लेते हो, किसके थ्रू लेते हो, नोज के थ्रू ले सकते हो, तो ये प्राइमरी एंट्री पॉइंट है। इनसाइड द नोज वी फाइंड द नेजल कैविटी, नोज के अंदर चेंबर्स हैं, चेंबर्स बोल सकते हैं, या जो स्पेस प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे नेजल कैविटी। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइन हेयर प्रेजेंट है ना, हमारी नोज के अंदर छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करती है, विच फिल्टर्स इनकमिंग एयर, जितना भी एयर हम ब्रीथ करते हैं उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जर्म्स प्रेजेंट हो सकते हैं, इसीलिए उस एयर को क्या करेगा, फिल्टर करने का काम करता है। इट रिमूव्स डस्ट एंड पार्टिकल्स, ऑल्सो इट वार्म्स एंड ह्यूमिडिफाइज द एयर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि एयर अंदर जाने से पहले कैसी होनी चाहिए, वार्म एंड ह्यूमिडिफाई होनी चाहिए, ठीक। और ये काम कौन करता है,
जो भी हमारे नोज में हेयर होते हैं वो ये काम करते हैं। नोज में छोटे छोटे जो हेयर होते हैं वो ये काम करते हैं एंड कंटेन्स ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स। और हमारे नोज के अंदर कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं? ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। हमें स्मेल कराने में कौन हेल्प कराता है? ऑल फैक्टरी रिसेप्टर। ठीक, ये है नोज एंड नेजल कैविटी के बारे में। आई बात समझ में कि नोज इज द प्राइमरी पॉइंट फॉर द एंट्री ऑफ एयर। एयर का प्राइमरी पॉइंट है। नोज के अंदर क्या होगी? नेजल कैविटी होगी। नेजल कैविटी के अंदर फाइन हेयर प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं? एयर को फिल्टर आउट करते हैं, डस्ट एंड जर्म्स रिमूव करते हैं, वार्म एंड ह्यूमिडिफाई करते हैं। ठीक, ऑल्सो नोज के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स। ठीक, नोज के अंदर और क्या प्रेजेंट होती है? ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट वी हैव माउथ एंड ओरल कैविटी। अब क्या है? माउथ है हमारे पास और ओरल कैविटी है। तो माउथ कैन सर्व एज अ ऑल्टरनेट एंट्री पॉइंट फॉर एयर। ऑल्टरनेट एंट्री पॉइंट है, अगर हमारी नोज ब्लॉक हो गई तो हम हमारे माउथ का भी यूज कर सकते हैं फॉर द ब्रीदिंग पर्पस। ठीक, द ओरल कैविटी प्लेज अ माइनर रोल इन रेस्पिरेशन। जो ओरल कैविटी होती है, जो हमारी माउथ होती है, उसका रेस्पिरेशन में बहुत माइनर रोल है, बट इट इज एसेंशियल फॉर स्पीच एंड स्वॉलोइंग। इन हम माउथ के थ्रू बोल सकते हैं, है ना, स्पीच एंड स्वॉलोइंग। जो भी हम खाना खाते हैं उसको स्वॉलो करने के, उसको निगलने के क्या का काम होती है। ठीक, चलिए इफ द नेजल पैसेजेस आर ब्लॉक, अगर हमारी नेजल पैसेजेस, अगर हमारी नोज ब्लॉक हो जाती है, कोल्ड के टाइम आपको ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपको कोल्ड हो जाता है और आपकी दोनों नोज ब्लॉक हो जाती है, तो यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ, है ना, तो ब्रीदिंग थ्रू द माउथ बिकम्स एसेंशियल। चलो नेक्स्ट वी हैव फेरिंग्स। ठीक, माउथ एंड नोज के बाद क्या आता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स को हम और क्या बोलते हैं? थ्रोट। ठीक, ये देखिए ये तो था हमारा नोज। ठीक, ये तो थी हमारी बकल कैविटी या फिर जिसको हमने बोल दिया माउथ। अब दोनों को कनेक्ट करने वाली जो दोनों को कनेक्ट करता है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक, फेरिंग्स कनेक्ट्स द नेजल कैविटी एंड माउथ टू द ट्रैकिया। ठीक, ट्रैकिया क्या है? विंड पाइप है। विंड पाइप से किसको कनेक्ट करता है? हमारी नोज और हमारे माउथ को कनेक्ट करता है। ठीक, हमारी नेजल कैविटी को और माउथ की जो कैविटी होती है उन दोनों को कनेक्ट करता है टू विंड पाइप। ठीक, इट सर्व्स एज अ कॉमन पाथवे फॉर बोथ एयर एंड फूड। और आधे कुछ टाइम तक, मतलब आधे पाथवे तक दोनों कनेक्टेड होते हैं। जहां से हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं और जहां खाना खा रहे हैं, दोनों एक ही जगह जाता है। ठीक है, फिर आगे जाके दोनों में बाइफर्केशन होता है, विंड पाइप अलग हो जाती है और जो फूड पाइप होती है ईसोफेगस वो अलग हो जाता है। ठीक, द एपिग्लॉटिस अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द फेरिंग्स। ठीक, फेरिंग्स के पास क्या होती है? एपिग्लॉटिस होता है। एपिग्लॉटिस क्या होता है? जैसे बॉटल है, बॉटल का ढक्कन होता है, ऐसे ही क्या होता है? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है फेरिंग्स में। जो हमारी थ्रोट होती है उसमें एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है विच प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया। जो कि क्या करता है? फूड को प्रिवेंट करता है विंड पाइप में जाने से, है ना। अगर फूड विंड पाइप में चला गया तो आप चोक कर जाओगे, है ना, चोकिंग हो जाती है। और कभी कभी अगर फूड पाइप में आपका सॉरी विंड पाइप में अगर आपका खाना चला जाता है तो आपको बहुत जोर से खांसी आ जाती है ना, यू कफ वेरी बैडली। तो ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि आपका जो खाना है वो कहाँ चला जाता है? विंड पाइप में चला जाता है इंस्टेड ऑफ फूड पाइप। तो क्या होता है? एपिग्लॉटिस क्या होता है? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि किस पे प्रेजेंट है? फेरिंग्स पे प्रेजेंट है। और ये इसका काम क्या है? इट प्रिवेंट्स फूड। फूड को प्रिवेंट करता है फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया, और फूड को प्रिवेंट करता है फ्रॉम एंटरिंग दी फूड पाइप, विंड पाइप। ट्रैकिया को हम और क्या बोल सकते हैं? विंड पाइप। ठीक, विंड पाइप में जाने से बचाता है फूड को, ठीक, ड्यूरिंग swallowing। इसलिए बोलते हैं कि हमें खाना खाते टाइम इतना बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर एपिग्लॉटिस अपना काम ढंग से नहीं कर पाता। ठीक, चलिए नेक्स्ट इज लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। द लैरिंग्स इज अ टफ फ्लेक्सिबल सेगमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये एक टफ और फ्लेक्सिबल सेगमेंट है ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दैट कनेक्ट्स द फेरिंग्स टू द लैरिंग्स टू द ट्रैकिया। ठीक, लैरिंग्स क्या करता है? फेरिंग्स को कनेक्ट करता है टू ट्रैकिया, मतलब हमारी नोज को कनेक्ट करेगा किससे? हमारी थ्रोट को कनेक्ट करता है थ्रू द विंड पाइप। ठीक, इट ऑल्सो वॉइस का प्रोडक्शन, जब हमारा वॉइस आ रही है जहां से वॉइस का प्रोडक्शन हो रहा है, उस स्ट्रक्चर को भी हम क्या बोलेंगे? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। उसका काम भी, वॉइस बॉक्स भी उसी का काम करता है। इट अलाउज एयर टू पास थ्रू इट वाइल प्रिवेंटिंग फूड एंड वाटर फ्रॉम ब्लॉकिंग द एयर। इसका काम क्या होता है? इट अलाउज एयर टू पास, ये एयर को अलाउ करता है टू पास विदाउट प्रिवेंटिंग फूड एंड ड्रिंक फ्रॉम ब्लॉकिंग दी एयर। ठीक बात, चलो नेक्स्ट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया या हम इसको बोल सकते हैं विंड पाइप, है ना। अब ये जो स्ट्रक्चर नीचे जा रहा है, ये विंड पाइप हमारा आगे की तरफ होता है और फूड पाइप हमारा पीछे होता है। ठीक है, ईसोफेगस एंड ट्रैकिया। तो अब जो विंड पाइप है, ये देखिए ये विंड पाइप है, और विंड पाइप देखिए कवर्ड है किससे? कार्टिलेज से। ठीक, ये कार्टिलेज से कवर्ड है।
इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से ये ट्रैकिया जो होती है ये क्या होती है, कवर्ड होती है। द ट्रैकिया इज अ वाइड हॉलो ट्यूब। ट्रैकिया कैसी है, वाइड है, हॉलो ट्यूब दैट कनेक्ट्स द लैरिंग्स टू द ब्रोंकाई। और ये क्या काम करती है, कनेक्ट करती है लैरिंग्स को टू द ब्रोंकाई। मतलब हमारा जो वॉइस बॉक्स है उसको किससे कनेक्ट करती है, ब्रोंकाई से कनेक्ट करती है। ठीक, ये सॉरी ये हमारी विंड पाइप है। ठीक, लैरिंग्स को किससे कनेक्ट करेगी, ब्रोंकाई से। ठीक, ऑफ द लंग्स, लंग्स के पास जो ब्रोंकाई है उससे कनेक्ट करती है। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू एनेबल एयर फ्लो टू एंड फ्रॉम द लंग्स। इसका काम सिर्फ इतना है कि ये एयर फ्लो को इनिशिएट करती है ना। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है कि ये क्या पॉसिबल कर पाती है, एयर फ्लो टू एंड फ्रॉम द लंग्स। हमारे लंग्स से जितनी भी एयर हम बाहर एक्सेल आउट कर रहे हैं वो किसके थ्रू होती हुई जा रही है, ट्रैकिया के थ्रू होती हुई जा रही है। और जितना भी हम इनहेल और एक्सेल आउट करते हैं वो किसकी वजह से कर पा रहे हैं, ट्रैकिया की वजह से। ठीक, this preparation ensures that the air entering the lungs is at optimal temperature and humidity level of efficient gases. अब क्या होता है, जब तक हमारी जितनी भी एयर होती है वो जब विंड पाइप में होती है या जब ट्रैकिया में होती है तब उसका एक ऑप्टिमल टेम्परेचर हो जाता है ना। हम जो बाहर जो एयर का टेम्परेचर है वो बहुत अलग है और जो हमारे अंदर एयर जाती है उसका टेम्परेचर अलग है ना। तो वो टेम्परेचर को कौन बैलेंस करता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया में जब तक एयर पास होती है तब तक वो ह्यूमिडिफाई हो जाती है और ऑप्टिमल टेम्परेचर पे आ जाती है एंड एफिशिएंट गैस एक्सचेंज के लिए रेडी रहती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट इज ब्रोंकाई। ठीक है, हमने क्या देख लिया, ट्रैकिया, ये तो था ट्रैकिया जिसको हमने बोल दिया विंड पाइप, है ना। अब ट्रैकिया भी दो पार्ट में डिफरेंशिएट हो, ठीक है, एक पार्ट चला जाएगा लेफ्ट लंग में और एक चला जाएगा राइट लंग। तो वो जो स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दो स्ट्रक्चर में डिवाइड हो रहा है, उसे हम बोलेंगे ब्रोंकाई। ठीक, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये ब्रोंकाई है और ये जो इसकी ब्रांचेस होंगी जितनी भी, है ना, ये होती हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक, ये सब ब्रोंकियोल्स होंगे। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे ब्रोंकाई। ठीक, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये ब्रोंकाई। चलिए, द ब्रोंकाई आर द मेन एयरवेज इनटू द लंग्स। मेन एयरवेज होती हैं इनटू द लंग्स। व्हेन यू ब्रीथ, जब आप ब्रीथ करते हो, एयर एंटर्स योर बॉडी थ्रू योर माउथ और नोज एंड पासेस थ्रू द लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। जब आप एयर को ब्रीथ करते हो तो वो एयर कहां से होती हुई जाती है, माउथ और नोज से आप जो भी इनहेल करोगे एयर को, इट पासेस थ्रू द लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स और ट्रैकिया विंड पाइप, उनके थ्रू होती हुई जाती है इनटू द ब्रोंकाई ऑफ ईच लंग, है ना। ट्रैकिया से होती हुई कहां जाएगी, ब्रोंकाई में जाएगी। ठीक, चलिए, द ब्रोंकाई आर इक्विप्ड विद टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया। अब ब्रोंकाई के अंदर क्या होता है, टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये देखिए, ये ब्रोंकाई है ना। ब्रोंकाई के अंदर टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ये जिनको हम बोलेंगे सीलिया। ठीक बात, ब्रोंकाई की पूरी सरफेस पे, इंटरनल सरफेस पे प्रेजेंट होती है सीलिया, ये दोनों तरफ, है ना, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई दोनों में ये प्रेजेंट होती है। ये ऐसे बहुत सारी न्यूमरस छोटी छोटी सीलियास प्रेजेंट होती हैं विच आर हेयर लाइक पार्टिकल्स, हेयर लाइक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक, चलिए, अब ये सीलिया का काम क्या होता है, द ब्रोंकाई आर इक्विप्ड विद टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया। इनको हमने बोल दिया सीलिया। सीलिया हेल्प्स मूव म्यूकस आउट ऑफ योर लंग्स। जितना भी म्यूकस होता है हमारे लंग्स में उनका क्या कराता है, मूवमेंट कराता है, कीपिंग द ब्रोंकाई क्लीन एंड हेल्दी, जिसकी वजह से ब्रोंकाई क्लीन और हेल्दी रहे। ठीक है, जितना भी लंग्स में हमारा म्यूकस इकट्ठा हो जाता है ना, उनको बाहर लाने का काम करती है या उनके मूवमेंट में हेल्प करती है, जिसकी वजह से हमारा ब्रोंकाई क्या रहे, क्लीन रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर अंदर आ पाए, इजिली आ पाए। ठीक है, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। चलो, नेक्स्ट इज ब्रोंक्यूल्स। ठीक, अब ये ब्रोंकाई हमने देख लिया जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था। अब इस ब्रोंकाई के अलग अलग ब्रांचेस हैं, ये देखिए, ये ब्रोंकाई थी, ब्रोंकाई की अलग अलग ब्रांचेस हैं, इसको हम बोल देंगे ब्रोंक्यूल्स। क्या बोल देंगे, ब्रोंक्यूल्स। ठीक, ब्रोंक्यूल्स आर स्मॉल ब्रांचिंग एयर पैसेजेस इनसाइड द लंग्स, और ये कहां प्रेजेंट है, इनसाइड द लंग्स प्रेजेंट है। दे सर्व्स एज कंडक्ट फॉर एयर कनेक्टिंग द लार्जर ब्रोंकाई टू द एल्वियोल। ठीक, किससे कनेक्ट करती है, एल्वियोलाई से कनेक्ट करती है ब्रोंकाई। एल्वियोलाई आर वेयर गैस एक्सचेंज अकर्स। ठीक है, और ब्रोंक्यूल्स की एंड पार्ट पे क्या प्रेजेंट होगा, ऐसे स्ट्रक्चर्स होती हैं बलून लाइक, जिनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक, यहाँ प्रेजेंट, सॉरी,
यहाँ पे प्रेजेंट होती है एल्वियोलाई, बंच में प्रेजेंट होंगी, टर्मिनल स्ट्रक्चर होता है ना, ब्रोंकियोल की एकदम एंड में प्रेजेंट होंगी टर्मिनल स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलेंगे एल्वियोलाई। बलून लाइक स्ट्रक्चर होती हैं छोटी छोटी और ग्रुप में मिलती है। ठीक बात, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे एल्वियोलाई। दोनों तरफ प्रेजेंट होंगी, टुवर्ड्स द राइट एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग। ठीक, इसको हम बोलेंगे एल्वियोलाई। ठीक बात, चल अब एल्वियोलाई का काम क्या है, यहाँ पे ही हमारा गैस का एक्सचेंज होता है ना। एक्चुअल रेस्पिरेशन जो होगा वो इन एल्वियोलाई में ही होगा, एल्वियोलाई के थ्रू होगा। ठीक, एल्वियोलाई आर वेयर द गैस एक्सचेंज अकर्स, ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। अब क्या होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि एक एल्वियोलाई के ऊपर, सपोज ये टफ ऑफ एल्वियोलाई है ना, बहुत सारी एल्वियोलाई है यहाँ पे और ये एक ब्रोंकियोल है, तो इस एल्वियोलाई के ऊपर बहुत सारी क्या प्रेजेंट होंगी, ब्लड वेसल्स जाती हैं इनके ऊपर से, इसके ऊपर से बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी इन एल्वियोलाई के ऊपर। ठीक, अब इन ब्लड वेसल्स के अंदर क्या फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो करेगा। ठीक, और जितना भी ऑक्सीजन हमने इनहेल किया है ना, जितना भी ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, एक मिनट मैं आपको डायग्रामेटिकली और अच्छे से समझा देती हूँ कि देखिए ये सपोज मैंने एक एल्वियोलाई दिखाया है, वैसे एल्वियोलाई कैसे प्रेजेंट होंगे, ऐसे ब्रांच ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं है ना, ऐसे ग्रुप में प्रेजेंट होंगे एल्वियोलाई। अब एक एल्वियोलस दिखाया है मैंने, ठीक, ये एक एल्वियोलस है, इनके ऊपर से क्या जा रही है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स जाती है ना, बहुत सारी ब्लड वेसल्स जाती है इनके ऊपर। सपोज एक ब्लड वेसल गई इसके ऊपर से, ठीक, ये एक एल्वियोलस है, एल्वियोलस के ऊपर क्या है, ब्लड वेसल गई है। अब इस ब्लड वेसल के अंदर क्या फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो करेगा है ना, ब्लड फ्लो करेगा। अब ब्लड के अंदर, अब हमारे एल्वियोलस के अंदर क्या है, हमने जितना भी एयर ब्रीथ किया है वो एयर कहाँ से आया है ना, हमारे नोज और माउथ से होता हुआ आएगा, लैरिंग्स से, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में जाएगा है ना, ब्रोंकाई से होता हुआ ब्रोंकियोल्स में जाएगा, ब्रोंकियोल से होता हुआ कहाँ आ गया, एल्वियोलाई में आएगा। तो अब जितना भी ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई के अंदर है। ठीक, इस एल्वियोलाई के अंदर क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, इस एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब ये ऑक्सीजन कहाँ डिफ्यूज होगा, इन ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ये जो ब्लड वेसल है ना, इस ब्लड वेसल की जो लाइनिंग होती है, पहली बात तो ये बहुत थिन लाइनिंग की बनी होती है, कैपिलरीज होती है, इनकी बिल्कुल थिक वॉल नहीं होती, थिन वॉल होती है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ ट्रेवल करेगा, एल्वियोलाई से चला जाएगा अब इस ब्लड के अंदर, इस ब्लड वेसल के अंदर चला। डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है, ठीक, डिफ्यूजन के थ्रू जितना भी ऑक्सीजन एल्वियोलस के अंदर होगा, एल्वियोलाई के अंदर प्रेजेंट होगा, वो कहाँ चला जाएगा, इस ब्लड के अंदर चला। ठीक, और ब्लड इन रिटर्न क्या करेगा, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा है ना, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो इस एल्वियोलाई को देगा। ठीक, इस कार्बन डाइऑक्साइड कौन दे देगा, जितना भी ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो इस एल्वियोलाई को वापस दे देगा। ठीक बात, आई बात आपको समझ में कैसे होगा, चलिए मैं आपको और इजीली एक बार समझा देती हूँ कि देखिए एल्वियोलाई है, ठीक, एल्वियोलाई के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है एल्वियोलाई के अंदर। और ब्लड में अब क्या होगा, ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा, ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम एल्वियोलाई, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा फ्रॉम एल्वियोलाई, और इन रिटर्न क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज्ड इनटू एल्वियोलाई। ठीक, एल्वियोलाई ने ब्लड को क्या दिया, ऑक्सीजन दिया, और इन रिटर्न क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया ब्लड से। ठीक, अब एल्वियोलाई के अंदर कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक बात, अब एल्वियोलाई के अंदर क्या है हमारे पास, एल्वियोलाई के पास अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब यही कार्बन डाइऑक्साइड ब्रोंकियोल से होती हुई, ब्रोंकाई से होता हुआ, ट्रैकिया से होता हुआ, लैरिंग्स से होता हुआ हमारे नोज से बाहर आ जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन है ना। हम तो कितनी जल्दी जल्दी एयर इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। ठीक बात, आई बात आपको समझ में, थोड़ा थोड़ा समझ आया कि कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक, चलिए अभी आप बस ऊपर से जितना भी कंसेप्ट एक बार बैठा लो कि कैसे होती है सारी चीजें, बाद में हम रेस्पिरेशन का इन डेप्थ आपके 12th में है एनाटॉमी। ठीक, अभी तो आप बस इतना याद रख लो कि ब्लड के थ्रू डिफ्यूजन होगा है ना,
ब्लड अपना जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो एल्वियोलाई को दे देगी और एल्वियोलाई के अंदर जितना भी ऑक्सीजन होगा वो ब्लड खुद ले लेगा। ठीक, और फिर एल्वियोलाई क्या करेगा, जब हम एक्सहेल करते हैं तो वही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सहेल कर देते हैं। ठीक बात। चलो चलो, एल्वियोलाई आर वेयर गैस एक्सचेंज अकर्स। गैसेस का एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? एल्वियोलाई के अंदर हो रहा है। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, है ना, ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड में जाएगा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोला में आएगा और एल्वियोलाई से हमारे नोज के होता हुआ बाहर आ जाएगा। ब्रोंक्यूल्स डिलीवर एयर एट अ डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन एल्वियोलाई। ठीक, कितनी एल्वियोलाई, कितनी ब्रोंक्यूल्स जितनी भी होती हैं, कितनी एयर डिलीवर करती हैं? एक बार में 30 मिलियन एल्वियोलाई तक पहुंचाती है एयर, एक बार में। ठीक है, अब आप सोचो कि कितनी मिलियंस एल्वियोलाई होती है ना, एक बार में तो 300 मिलियन एल्वियोलाई तक एक बार में एयर पहुंचती है। ठीक, एक बार हम इंस्पायर करते हैं तब 30 मिलियन एल्वियोलाई तक एयर पहुंचती है, ऑक्सीजन पहुंचती है। ठीक, अब है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई देखते हैं। दे आर टाइनी एयर सैक्स लोकेटेड एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स, है ना, ब्रोंक्यूल्स की एंड पे ये देखिए टाइनी एयर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये। These structures play a crucial role in gas exchange during breathing. और इनके अंदर क्या होता है? क्रूशियल रोल पार्ट या प्ले करती हैं क्रूशियल रोल गैस एक्सचेंज। ये एल्वियोलाई है और एल्वियोलाई के ऊपर देखिए कितने सारे ब्लड वेसल्स है ना, इन्हीं ब्लड वेसल्स में क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है। इन एल्वियोलस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू अ सिंगल लेयर ऑफ लंग सेल्स एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम। ठीक, सिंगल लेयर। अब ये जो एल्वियोलाई है ये खुद एक लेयर की बनी होती है, सिंगल लेयर। ठीक है, तो इसमें से ऑक्सीजन निकलना कितना आसान हो जाता होगा क्योंकि ये खुद एक सिंगल लेयर की बनी हुई है ना। तो एल्वियोलस से ऑक्सीजन निकलती है और कहाँ चली जाती है? ब्लड वेसल में चली, एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में चली जाती है। साइमल्टेनियसली कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल पासेस फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू द एल्वियोलस, और ब्लड स्ट्रीम से वापस क्या आती है? कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है एल्वियोलस में। आई बात समझ में? क्लियर कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठा कि कैसे गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल होता है। ठीक, चल अब हम देखेंगे गैसेस एक्सचेंज। ये देखिए और अच्छे से विजिबल करवाया मैंने आपको। ये एक एल्वियोलस है ना, इसके अंदर एक एल्वियोलाई है जिसके अंदर बहुत सारे एल्वियोलस है, ये देखिए, है ना, और इनके ऊपर कितनी सारी ब्लड वेसल्स। ठीक, ड्यूरिंग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के टाइम क्या होता है? ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स द एल्वियोलाई ड्यूरिंग इनहेलेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या तो ब्रीदिंग या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आर द सेम, है ना, या तो आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोल लो या आप बोल लो ब्रीदिंग। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और जो एक्चुअल रेस्पिरेशन होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। आई बात समझ में? तो इस वर्ड से कंफ्यूज मत होना। इंटरनल रेस्पिरेशन को हम नॉर्मली ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं। ठीक, जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स द एल्वियोलाई, है ना, ब्रीदिंग के टाइम पे भी जब हम इनहेल करते हैं, जब हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, एयर इनहेल कर रहे हैं, तो वो कहाँ तक पहुंचती है? एल्वियोलाई तक पहुंचती है। जितनी भी ऑक्सीजन या जितना भी एयर है वो कहाँ तक पहुंचेगा? एल्वियोलस तक पहुंचता है। लंग्स में भी कोई एक स्ट्रक्चर होगा, लंग्स के पास एल्वियोलस है, वहां तक पहुंचती है। ठीक, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिफ्यूजेस अक्रॉस द थिन एल्वियोलर वॉल्स इनटू द ब्लड, और जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा वो कहां से कहां डिफ्यूज करेगा? एल्वियोलाई से कहां जाएगा? ब्लड में जाएगा, वेयर दे बाइंड टू हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स। अब आगे देखते हैं कि ब्लड तक तो पहुंच गया, है ना, हमारा जो ऑक्सीजन था ये कहां चला गया? फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड, है ना, ब्लड तक तो ये पहुंच गया। अब ब्लड में भी क्या प्रेजेंट होती है? आरबीसी प्रेजेंट होती है। ब्लड में भी क्या प्रेजेंट है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है ना, रेड ब्लड सेल। अब आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन के वजह से जो आरबीसी का कलर है ये हमें रेड दिखता है ना, आरबीसी का कलर हमें रेड क्यों दिखता है? इस पिगमेंट की वजह से। अब ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड में भी कहा जाती है? आरबीसी में। आरबीसी में भी कहा जाके बाइंड होगी? हीमोग्लोबिन से जाके ये ऑक्सीजन बाइंड होती है ना, ये ऑक्सीजन कहाँ जाके बाइंड होगी? हीमोग्लोबिन से जाके बाइंड हो जाती है। आई बात समझ में कि ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती है ना, हमने नोज के थ्रू चली। ऑक्सीजन जो है कहाँ जाएगी? नोज, है ना, नोज के बाद जाएगी फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स, फिर आता है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आएगा ब्रोंकाई, है ना, ब्रोंकाई के बाद आती है ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद आती है एल्वियोलाई।
ऐसे हमारा ऑक्सीजन ट्रैवल करेगा और एल्वियोलाई के बाद लास्ट में कहाँ पहुंचेगा? ब्लड में, है ना। एल्वियोलाई के बाद कहाँ जाता है? ब्लड में। ब्लड में भी कहाँ जाएगा? आरबीसी में, है ना। ब्लड में भी कहाँ जाएगा? आरबीसी में। और आरबीसी में भी कहाँ जाएगा? हीमोग्लोबिन में। ठीक, आरबीसी में भी कहाँ जाता है? हीमोग्लोबिन के पास जाता है। ठीक, आ रही है आपको बात समझ में कि कैसे ट्रैवल करता है ऑक्सीजन? ठीक, चलो, HEN, गॉट इट। ठीक, अब ऐसे ही हम एक बार कार्बन डाइऑक्साइड को देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर आता है। ये तो प्रोसेस है ऑफ इनहेलेशन। ये किसकी प्रोसेस है? ये जितना भी मैंने व्हाइट कलर से मेंशन किया है ये है इनहेलेशन। इसको हम बोलते हैं इनहलेशन, या हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, है ना। और ये जितना भी मैंने रेड कलर से मेंशन किया है ये क्या है? इंटरनल रेस्पिरेशन। जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल है। ठीक, चलो अब हम ऐसे ही देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहां जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड का अब जो पाथवे होगा वो जस्ट ऑपोजिट होगा, है ना। कहां से कहां जाता है कार्बन डाइऑक्साइड? ब्लड। ब्लड से आएगा किसमें? एल्वियोलाई में। ठीक, सॉरी, ब्लड से आ जाएगा, एक मिनट, ब्लड से कहां आएगा? एल्वियोलाई में आएगा। एल्वियोलाई से कहां आएगा? ब्रोंकियोल्स में, है ना। ब्रोंकियोल से आएगा ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई से कहां पे जाएगा? ट्रैकिया में। ट्रैकिया से कहां जाएगा? लैरिंग्स में। लैरिंग्स से पहले कहां जाएगा? फेरिंग्स में, है ना। फेरिंग्स के थ्रू कहां आएगा? नोज, नेजल कैविटी और आउट। एक बार ये हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल, या हम बोल सकते हैं वो था इनहेलेशन। ये पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सहेलेशन। ठीक, आई बात समझ में? कैसे सारी चीजें ट्रैवल करेंगी? ठीक, आपको अब और ज्यादा इजी हो गया होगा समझना। आई बात समझ में? ठीक, कि कैसे ऑक्सीजन और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करता है। ठीक, बस इतना याद रखना, इसके अलावा कुछ भी याद मत रखना। ठीक बात, चलो चलिए। नाउ ड्यूरिंग इंटरनल रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू बॉडी टिश्यूज। अब जो ऑक्सीजन है वो आरबीसीज और ब्लड के थ्रू होती हुई कहाँ चली जाएगी? हमारी पूरी बॉडी को मिल जाएगी, है ना। पूरी बॉडी के जितने भी टिश्यूज और सेल्स हैं वहां तक पहुंचेगी। एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द टिश्यूज एंड ट्रांसपोर्टेड बैक टू द लंग्स फॉर एक्सहेलेशन। और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होगा सारे टिश्यूज से, जितने भी सेल्स हैं उससे, वो ब्लड के थ्रू होता हुआ एल्वियोलाई के पास आएगा और एल्वियोलाई के थ्रू बाहर आ जाएगा टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, जब हम एक्सहेलेशन करें। ठीक, ये है अबाउट गैस एक्सचेंज, कि गैस एक्सचेंज कैसे पॉसिबल होता है। ठीक, चलिए ये एक और डायग्राम है, ये भी देख लीजिए। ये देखिए, ड्यूरिंग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जब हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन करते हैं या फिर जब हम इनहेलेशन करते हैं, तब ऑक्सीजन एयर रिच एंटर्स दी एल्वियोलाई। ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं तब क्या होता है? ऑक्सीजन रिच एयर कहां तक पहुंचती है? एल्वियोलाई तक पहुंचती है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिफ्यूज अक्रॉस द थिन एल्वियोलर वॉल्स, और जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है वो डिफ्यूज करेगा कहां से कहां? एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई है और ये ब्लड सेल्स है। ठीक, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स व्हाइट कलर में दिख रहे हैं ये सब कौन है? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कहां से कहां डिफ्यूज करेंगे? एल्वियोलाई से ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। ये देखिए, है ना। एल्वियोलाई से कहां गए? ब्लड में। ब्लड में भी कहां गए? आरबीसी में। आरबीसी में भी कहां गए? हीमोग्लोबिन के पास गए। ठीक, वेयर दे बाइंड टू हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स। और कहां जाके बाइंड करते हैं? रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन है, उससे जाके ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करेगा। ठीक, नाउ ड्यूरिंग इंटरनल रेस्पिरेशन, अब जो इंटरनल रेस्पिरेशन होगा ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू बॉडी टिश्यूज। ठीक, अब ये ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, हर सेल हर टिश्यू के पास जाएगा और उसको ऑक्सीजन दे देगा, और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड उन सेल्स ने प्रोड्यूस किया होगा वो अपने पास ले आएगा। ठीक, और लाके किसको दे देगा? एल्वियोलाई को वापस लाके देगा। ठीक, अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ रहा है? एल्वियोलस के अंदर आ रहा है एंड ट्रांसपोर्टेड बैक टू लंग्स फॉर एक्सहेलेशन। ठीक है, और यहाँ से कहाँ चला जाएगा? बाहर चला। साइमल्टेनियसली कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वियोलाई। ठीक है, ब्लड से आएगा अब एल्वियोलाई में और एल्वियोलाई के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक, जब हम एक्सहेल करेंगे।
आई बात आपको समझ में कि कैसे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आई होप आपको ये लेक्चर यूजफुल रहा होगा और आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, है ना। चलिए, अगर कोई डाउट है या फिर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन, इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर